क्या मैं इस खिलौने के ऊपर मान लो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा? क्या यही है न्यूटन का थर्ड लॉ? क्या अगर मान लो मैं इस वॉल पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ उस डायरेक्शन में, तो क्या ये वॉल भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा? क्या यही है न्यूटन का थर्ड लॉ? आंसर इज नो। बच्चों, बचपन से हम जो न्यूटन का थर्ड लॉ समझते आए हैं ना, क्लास 8 में 9 में, एक्चुअली हम बच्चों रट्टा मारते हैं। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। दिस इज नॉट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में और खासकर न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आप समझ सको। बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि इस दुनिया में ना सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फोर्स हमेशा कपल में काम करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जैक्टली है क्या। मान लो अगर इस खिलौने पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, मान लो, तो इसी खिलौने पर सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होगा। मतलब सेम टाइम एक्शन एंड रिएक्शनल फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होते हैं। बच्चों याद रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए है, केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। नहीं, बचपन में तो हम ये भी रट के रखते थे कि मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊंगा तो वो भी मुझे एक थप्पड़ लगाएगा। ये नहीं है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने सोचा है, आपको ये तो पता है कि अर्थ जो है वो सन की तरफ चारों तरफ घूमता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इन नेचर का होता है। अब आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पता तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख सकते हो। तो बच्चों, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है और इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अर्थ सन के साथ जाके टकराता क्यों नहीं है? उसको तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स तो अट्रैक्शन नेचर का होता है। तो बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन हम न्यूटन के थर्ड लॉ से समझते हैं। देखो बच्चों, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो एक तरफ काम करता है सन की तरफ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेम टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, एक दूसरा फोर्स क्रिएट होता है सेम टाइम, दैट इज सूडो फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण अर्थ कंटिन्यूअसली सन के चारों तरफ घूम पाता है और इसीलिए अर्थ सन के साथ आकर कोलैप्स नहीं करता। बच्चों देखो, थर्ड लॉ समझने के लिए ना बेसिकली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोर्स जो है ना वो हमेशा कपल में काम करता है और सिंगल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। ये है एग्जैक्ट मीनिंग न्यूटन के थर्ड लॉ। सॉरी, अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट लॉ के ऊपर। देखो बच्चों, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर मान लो इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो वो रेस्ट पे है या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो वो हमेशा अपने स्टेट में ना बने रहना चाहेगा और तब तक बने रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो हो गया किताबी भाषा, ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो। इसका कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ना बेसिकली बच्चों हमें इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज इनर्शिया? देखो बच्चों, हम और बाकी जितने भी सब्सटेंस है इस दुनिया में, सबके अंदर ना एक प्रॉपर्टी है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है बच्चों। ये प्रॉपर्टी क्या चाहता है ना कि बॉडी अपने स्टेट में बने रहे हमेशा, और अगर कोई इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे ना तो वो उसका अपोज करेगा। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, ये है मेरे पास ये विक्स का ये, ठीक है, और ये है एक डब्बा, ये मेरे पास एक ग्लास है। मान लो मैं ग्लास के ऊपर इसे रखता हूँ, ठीक है, ये आपने बचपन में किया होगा या स्कूल टाइम पे किया होगा,
ठीक है, तो अगर मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे, तो देख सकते हो ये जो विक्स का डब्बा है ना, ये ग्लास के अंदर गिर गया, देखो। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये जो इस डब्बे के ऊपर ये रेस्ट पे था, राइट, ये रेस्ट पे था, फोर्स मैंने लगाया इसके ऊपर, डेट्स वाई इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लेकिन ये रेस्ट पे था, चूंकि ये रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहा और ये नीचे गिर गया ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर मैं रेस्ट पे हूँ ना, तो मैं रेस्ट पे ही रहना चाहूँगा और तब तक रहना चाहूँगा जब तक कि मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, प्लस मैं एक्सटर्नल फोर्स का अपोज भी करूँगा। ये है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में समझते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है बच्चों कि मान लो अगर मैं मोशन कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूअसली मोशन ही करना चाहूँगा, और अगर मान लो मैं अचानक से रेस्ट पे आ जाता हूँ तो जैसा आपने देखा होगा बस में आप बैठते हो, अचानक बस का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और आप आगे की तरफ झुक जाते हो, है ना, या फिर आप ऊपर खड़े हो वैसे करके बस में या ट्रेन में व्हाटएवर, तो आप देखोगे कि ब्रेक लगने पर आप आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा का विंग्स गोल गोल घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि विंग्स मोशन में था, कंटिन्यूअसली मोशन ही करना चाहता था वो। तो ये था बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे इनर्शियल मास के ऊपर। बच्चों इनर्शियल मास क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज इनर्शियल मास? तो बच्चों देखो, इनर्शियल मास हमें ये कहता है ना कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन उसमें उतना कम प्रोड्यूस होने की संभावना होगी। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है ना वो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है, देखो बच्चों, इनर्शियल मास को हम कुछ ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये ताला है, ये एक ढक्कन आप देख सकते हो, हमें पता है ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का है। मान लो अगर मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको फेंकता हूँ, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको फेंकता हूँ, अब आप सोचो ज़्यादा स्पीड में कौन जाएगा? ऑब्वियसली ये जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन चूंकि इसका मास ज़्यादा था इसलिए इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसमें ज़्यादा होगा बिकॉज इसका मास कम है। यही है बच्चों इनर्शियल मास, दैट इज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास अलग अलग है, एक भारी है एक हल्का है, अगर मैं दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसका मास कम है। यह है बच्चों इनर्शियल मास का कंसेप्ट। सो अब हम आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर। न्यूटन का सेकेंड लॉ बच्चों हम बचपन में पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे ना तो वो उसके चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यू कैन से ऑल्सो। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? सॉरी, तो व्हाट इज मोमेंटम? तो पहले हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझने से पहले मोमेंटम को समझते हैं थोड़ा बहुत। बच्चों मोमेंटम का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं मोशन कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा एक प्रॉपर्टी है मूविंग बॉडी का। मूविंग बॉडी का ये एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इफेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे वो टीवी है, मान लो अगर मैं टीवी में जाके सपोज इस ताले को अगर धीरे से जाके सटाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर मैं जोर से इस ताले को मारूं तो टीवी का ग्लास जो होगा ना वो फट जाएगा। क्यों? दिस इज मोमेंटम। क्योंकि जब ये मूव किया ना तो इसके अंदर एक मोमेंटम था, दैट इज इसका इफेक्ट। मूविंग बॉडी का इफेक्ट ही तो मोमेंटम है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो उसके चेंज इन मोमेंटम का, उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा इसके रेट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे मैं बता दूं, आज हमने बच्चों डिस्कस किया न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, दैट इज सिंगल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। इसके बाद बच्चों हमने बात किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, हमने बात किया
इनर्शिया के बारे में, इनर्शियल मास के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।